आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं 11th क्लास के कंसेप्ट को। 11th क्लास की जो इकोनॉमिक्स है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ये जो चैप्टर है वो आपकी जो फर्स्ट बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसका फर्स्ट चैप्टर लिया गया है। आपकी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है या जो सिलेबस है उसको दो पार्ट्स में डिवाइडेड कर रखा है। जो फर्स्ट पार्ट है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का और जो दूसरा पार्ट है वो है स्टैटिस्टिक्स का। स्टैटिस्टिक्स का आपने 10th की मैथ्स के अंदर थोड़ा बहुत देखा भी होगा, मीन मोड मीडियन। उससे एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे हम +1 के अंदर स्टैटिस्टिक्स को। और जो दूसरा पार्ट्स है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो आज हम उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है वो है हमारा इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने से पहले या इस चैप्टर को भी समझने से पहले हम ये देख लेते हैं या ये समझ लेते हैं कि इकोनॉमी क्या होती है या इकोनॉमिक्स क्या होती है। इकोनॉमिक्स को समझने से पहले इकोनॉमिक वर्ड को जानना ज़रूरी है। इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी है, एक ऐसा मेथडोलॉजी है जिसके अंदर हम वेरियस टाइप्स की इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि हम बात करें इंडियन इकोनॉमी की, यूएस की इकोनॉमी की, चाइना की इकोनॉमी की, तो इनकी इकोनॉमी को जब हम डिस्कस करते हैं तो उस टर्म को या उस मेथड को बोला जाता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स बेसिकली एक सिंपल साधारण भाषा में बात करूँ तो जितनी हमारी अनलिमिटेड वांट्स हैं, जितनी हमारी डिज़ायर्स हैं, नीड्स हैं, नेसेसिटीज़ हैं, उसके लिए जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो हमारी अनलिमिटेड वांट्स को अगर हम लिमिटेड रिसोर्सेज से फुलफिल करें और कैसे फुलफिल करें, उसके मेथड को, उसके प्रोसेस को, उसके जितने भी हमारे एनालिसिस रह जाते हैं उन सभी को इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अब बात आती है इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होती है? तो इकोनॉमी जो है वो एक ऐसा मार्केट एरिया, एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर हम अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत सारी में कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं? वो आती हैं मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी इकोनॉमी के अंदर होती हैं। जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमी की, तो इसके अंदर जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं वो सारी की सारी इकोनॉमी बन जाती है। मतलब एक ऐसा मार्केट प्लेस जहाँ पे हम परचेज कर सकें, सेल कर सकें, किसी चीज़ को बेच सकें, खरीद सकें और जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं उसको कंप्लीट कर सकें। जैसे किसी को पैसा देना है, लेना है, वो सारी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं इकोनॉमी के अंदर जो कि हाउस होल्ड मैनेजमेंट से रिलेटेड है। मतलब कि हमारे रोज़ की दिनचर्या से रिलेटेड होती हैं। वो सारी एक्टिविटीज जहाँ पे भी परफॉर्म हो रही हैं उस प्लेस को हम इकोनॉमी बोल सकते हैं। तो बेसिक जो वर्ड है इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स, उसमें ये डिफरेंस है कि इकोनॉमी तो एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे हम अपनी मैनेजमेंट से या जो भी हमारी दिनचर्या है उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं, वो एक ऐसा प्लेस जहाँ पे हम कर रहे हैं इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म, वो है हमारी इकोनॉमी। और इकोनॉमिक्स इस सारी एक्टिविटी को किस मेथड से किया जाए, क्या प्रोसेस होनी चाहिए, क्या मेथडोलॉजी होनी चाहिए, हमारी कौन सी नेसेसिटी के अंदर काउंट होंगी, कौन सी वांट्स हैं, उसको हम मिनिमम रिसोर्सेज से कैसे फुलफिल कर सकते हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। कि डिमांड कैसे होती है, सप्लाई कैसे होती है, प्रोड्यूसर किस तरीके से अपनी मैक्सिमम आउटपुट दे सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे कमाया जा सकता है, किसी भी चीज़ के प्राइसेस कैसे सेटअप किए जाते हैं, इक्विलिब्रियम में कोई कैसे आता है, इक्विलिब्रियम मतलब कि फुल्ली सेटिस्फेक्शन में कब कैसे आता है, कस्टमर जो है वो फुल्ली सेटिस्फाई कब होता है, प्रोड्यूसर फुल्ली सेटिस्फाई कब होता है, मार्केटर जो है वो फुल्ली सेटिस्फाई कब होता है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। तो आपने जो 10th क्लास की इकोनॉमिक्स पढ़ी थी एसएसटी के अंदर, जो सब पार्ट था वो बहुत ही नैरो लेवल पे था, क्योंकि उसके अंदर हमने बेसिक सी चीज़ें पढ़ी थी। पॉवर्टी क्या होती है, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, मार्केट, थोड़े बहुत और कंसेप्ट देख लिए थे। अब जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसके अंदर हम डायग्रामेटिकली कंसेप्ट देखेंगे। जैसे कि हम डिमांड अगर बनानी है तो डिमांड का फ्लो कैसे रहने वाला है, उसका डायग्राम कैसे रहने वाला है, उस डिमांड को प्रोपोर्शनेट कैसे लेके आया जा सकता है, मतलब कि न्यूमेरिकल वैल्यू में कैसे लेके आया जा सकता है। इकोनॉमी कितने तरीके की होती है वो देखने वाले हैं हम इसके अंदर। इकोनॉमिक्स की जो प्रोसेस है वो किस किस से रोल प्ले करती है, कौन कौन सी मार्केट के अंदर कैसी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर और इस बुक के अंदर, जिसका बेसिक जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। तो ये जो चैप्टर है ये हमको ये बताने वाला है कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसका नेचर कैसा है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसकी, हम बाकी इकोनॉमी से कैसे अलग हैं, बाकी कितनी कंट्रीज़ में कैसी कैसी इकोनॉमी चल रही है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज क्या होती हैं, और जो प्रोसेस है इकोनॉमिक्स की वो कैसी है। कुछ एक और कंसेप्ट देखने वाले हैं, जैसे कि जो फर्स्ट पेज है इसके ऊपर पीडीएफ पे दिखा भी रखा है कि व्हाट इकोनॉमिक इज अबाउट, इकोनॉमिक्स क्या है,
इस बारे में हम डील करने वाले हैं। अगला कंसेप्ट आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जो कि +1 के अंदर आपकी बुक का जो नेम है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये जो फर्स्ट चैप्टर है माइक्रो इकोनॉमिक्स का चल रहा है। तो माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंसेस हैं ये हम आगे फर्दर चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये तो इकोनॉमी के डिफरेंस हो गए। इकोनॉमिक्स जो है वो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव होती है, तो इकोनॉमी और इकोनॉमिक दोनों के टाइप्स पढ़ने वाले हैं हम इस चैप्टर के अंदर। इकोनॉमी क्या होती है ये भी देखने वाले हैं। नेचर और इसका टाइप क्या होता है ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं इस वीडियो के अंदर, और अगली वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर का जितनी भी मैक्सिमम जो चीज़ें हैं हमको इसके अंदर बताई गई हैं उसको कंसेप्चुअल बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे। हेलो गाइज, आई होप आपने फर्स्ट वाली जो वीडियो थी इंट्रोडक्टरी पार्ट इस टॉपिक का वो देख लिया होगा। अब हम चलते हैं इस चैप्टर की तरफ जिसका नाम है चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। ये जो चैप्टर है ये हमारा TR जैन जो सर हैं उनकी बुक को रिकमेंड करके लिया गया है। फर्स्ट चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स का है, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। इस चैप्टर को गो थ्रू करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी का क्या मतलब है, क्या मीन्स है, प्रोसेस किस तरीके से आगे बढ़ती है। इकोनॉमी बेसिकली हमारी इंडियन इकोनॉमी की बात करें, नॉर्मल इकोनॉमी वर्ल्ड की बात करें तो इकोनॉमी का मतलब होता है कि मार्केट प्लेस जहाँ पे हम परचेजिंग सेलिंग ये सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। जैसे कि किसी भी मार्केट में हम जाते हैं तो वहाँ पे परचेजिंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, तो वो एक तरीके का एक इकोनॉमी बन जाती है, एक मार्केट एरिया बन जाता है। तो ये तो हो गई हमारी इकोनॉमी। इसी तरीके से बहुत सारी मार्केट जब जुड़ जाते हैं तो उस वर्ड को हम फ्रेम कर देते हैं इकोनॉमी की फॉर्म में। जैसे कि हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी, US इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इंडिया के अंदर जितने भी अलग अलग मार्केट्स बनी हुई हैं, बेशक वो कपड़े की मार्केट हो, स्पेयर पार्ट्स की मार्केट हो, बैंकिंग की मार्केट हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की मार्केट हो, BSc हो, NSC हो, ये सारी की सारी इकोनॉमी का ही पार्ट है। सेम एज इट इज़ अमेरिका में भी ये सारी अलग अलग मार्केट्स हैं, उनको कोलाइड करके जब हम इकट्ठा करके एक वर्ड फ्रेम करते हैं उसका नाम होता है इकोनॉमी। सेम एज इट इज़ एक कंट्री से, एक मार्केट से और दूसरी कंट्री की दूसरी मार्केट के अंदर कोई सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है तो वो भी पार्ट माना जाएगा इकोनॉमी का, तो वो ग्लोबल इकोनॉमी का पार्ट हो जाता है। सेम एज इट इज़ अब बात करते हैं हमारी इकोनॉमी के बाद इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स क्या होती है? इकोनॉमिक्स इकोनॉमी को फ्रेम करने के लिए या इकोनॉमी किस तरीके से चले उसके लिए जो प्रोसेस बनाई गई है उस वर्ड का नाम है इकोनॉमिक्स। जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग हैं तो हमारा बिहेवियर अलग है, रैशनल बिहेवियर होता है हर ह्यूमन बीइंग का। रैशनल बिहेवियर का मतलब होता है कि वो हमेशा प्रॉफिट की बात करता है, प्रॉफिटेबल ट्रस्ट की बात करता है। तो इकोनॉमिक्स हमको प्रॉफिटेबल ट्रस्ट की तरफ लेकर के जाने का एक स्टेप है। इकोनॉमिक्स हमको क्या बताता है कि एक इकोनॉमी के अंदर, एक मार्केट के अंदर हम लाइक कि कंज्यूमर के लिए क्या बेटर प्राइस पे कौन सा प्रोडक्ट है जिसको वो अवेल करके अपनी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को यूज़ कर सकता है या मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन तक पहुंच सकता है। तो उस प्रोसेस को या मेथडोलॉजी को हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इकोनॉमिक्स बेसिकली एक ऐसे प्रोसेस है जिसमें कि ह्यूमन बिहेवियर अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज के थ्रू फुलफिल करता है। अनलिमिटेड रिसोर्सेज जो हमारे हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उन लिमिटेड रिसोर्सेज को हमारे जो अनलिमिटेड वांट्स हैं उससे फुलफिल करेगा। तो वांट्स अनलिमिटेड कैसे होती हैं? जैसे कि हमारी जो नेसेसिटीज़ हैं, हमको जो चीज़ें चाहिए वो बहुत सारी हैं, पर इस टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो वेल्थ के सोर्सेज से मान लीजिए या यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट फैसिलिटी मान लीजिए, वो बहुत कम है, लिमिटेड चीज़ें हैं। जैसे कि अभी भी हम मार्केट में जाएँ तो बहुत लिमिटेड शॉप्स हैं जो ओपन मिलेंगी। तो रिसोर्सेज क्या हो गए? लिमिटेड हो गए हमारे पास। कि अगर हम एक गली में स्ट्रीट में निकल रहे हैं तो उसमें एक लिमिटेड सोर्स ही है जो हमसे बात कर रहा है, या एक लिमिटेड सोर्स ही है जहाँ पे हम जाके कोई चीज़ खरीद सकते हैं। तो वो लिमिटेड रिसोर्सेज है। हम क्या चाह रहे हैं? हमारी अनलिमिटेड वांट्स, कि हमारे मन के अंदर जितने भी वांट्स हैं कि हमको कोई चीज़ खरीदनी है, जैसे कि घर का सामान खाने के लिए खरीदना है, सब्जी खरीदनी है, कपड़े खरीदने हैं, तो इस टाइम पे वो सारी चीज़ें हो सकता है अवेलेबल ना हो, या हो सकता है कहीं कहीं पे वो थोड़ी बहुत चीज़ें अवेलेबल हों। तो इकोनॉमिक्स क्या बता रही है? हमको प्रोसेस बता रही है कि हमारी जो अनलिमिटेड वांट्स आ रही हैं, डिज़ायर्स आ रही हैं, नेसेसिटीज़ आ रही हैं, उसको हम लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे फुलफ़िल करें। जैसे कि हमारे पास इस टाइम पर वेल्थ जो है, पैसा जो है वो लिमिटेड है, तो हमको बहुत अच्छे से उसको यूटिलाइज़ करना पड़ेगा कि कितना अमाउंट ऑफ मनी हम किस किस चीज़ के ऊपर यूज़ करें
कितने अमाउंट ऑफ मनी कौन से प्रोडक्ट पे जाने वाली है और कितने अमाउंट ऑफ मनी थर्ड या सेकंड प्रोडक्ट के ऊपर जाने वाली है, वो हमको कौन बताएगा, वो हमको इकोनॉमिक्स बताती है। तो अभी तक आपने जो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी वो पढ़ी थी 10th क्लास में। 10th क्लास में बेसिक इकोनॉमिक्स थी, जिसके अंदर पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली। बट अब हम जो बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स विद मार्केट एरिया। इसलिए इस चैप्टर का जो फंडामेंटल चैप्टर है ये आपके सिलेबस का, इस फंडामेंटल चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। मतलब हम इकोनॉमिक्स को पढ़ने वाले हैं पूरे मार्केट एरिया के साथ, इकोनॉमी के साथ। अभी तक जो पढ़ते हुए आए हैं वो हम बिल्कुल बेसिक लेवल की इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए आए हैं। अब हम वास्ट लेवल पे जाने वाले हैं, ब्रॉडर लेवल पे जाने वाले हैं, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, मतलब बड़ी मार्केट एरिया की तरफ जाने वाले हैं। हो सकता है इंडियन इकोनॉमी के बारे में भी, बाहर की इकोनॉमी, आउटर फॉर्म ऑफ इकोनॉमी के बारे में भी, और ग्लोबलाइजेशन के बारे में भी, सारी तरीके की इकोनॉमीज हम पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर अब हम देखते हैं कि बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमको पता क्या चलने वाला है, क्या हमको नॉलेज मिलने वाली है इस चैप्टर से। तो बेसिक जो है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, इस वर्ड का मतलब हमने समझ लिया। अब इसके 5 फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स हैं इस चैप्टर के, कि इस चैप्टर के अंदर हमको क्या क्या चीज़ें समझने को मिलेंगी या क्या क्या चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। सबसे पहली चीज़ है इकोनॉमिक्स इज़ अबाउट, इकोनॉमिक्स हमको क्या बताने वाली है, इकोनॉमिक्स है क्या, इसके बारे में हमको फर्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में पता चलेगा इस चैप्टर में। अगला जो टॉपिक है वो पता चलेगा हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के 2 पार्ट होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, ये आगे हम फर्दर चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। थर्ड जो ऑब्जेक्टिव है इसके अंदर टॉपिक क्या आएगा, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कैसी होती है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कैसी होती है, ये भी इकोनॉमिक्स के टाइप्स हैं, ये भी हमको देखने को मिलेंगे इसके अंदर, समझेंगे हम। फोर्थ जो आएगा वो आएगा व्हाट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होती है, एक बेसिक डेफिनेशन में दे चुका हूँ, एक मार्केट प्लेस को, एक एरिया को इकोनॉमी बोलते हैं, जहाँ पर भी हम परचेजिंग या सेलिंग कर सकते हैं, वो सारी की सारी इकोनॉमी ही है। और लास्ट में हम पढ़ने वाले हैं नेचर और टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स तो इकोनॉमिक्स के टाइप्स हैं। इकोनॉमी के टाइप्स आगे हमको नेचर एंड टाइप्स के अंदर पता चलेंगे कि कितने तरीके की इकोनॉमी होती है। जैसे कि इंडिया जो है वो कैसी इकोनॉमी है, अमेरिका जो है वो कैसी इकोनॉमी है, पब्लिक प्राइवेट है, कैपिटलाइज है, मिक्स्ड है, इन तरीके की इकोनॉमीज होती हैं, वो हमको देखने को मिलेगी इस चैप्टर के लास्ट में। तो अभी हम देख लेते हैं जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, व्हाट इकोनॉमिक्स इज अबाउट। इसके बारे में जो हमको फर्स्ट टॉपिक है उसके बारे में पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको समझ लेते हैं कि व्हाट इकोनॉमिक्स इज अबाउट। इकोनॉमिक्स है क्या। इकोनॉमिक्स बेसिकली हमको रैशनल बिहेवियर के बारे में बताती है कि एक ह्यूमन बीइंग अगर घर से बाहर निकलता है तो वो अपनी नीड्स को, वॉन्ट्स को, डिज़ायर्स को, जो भी उसके मन में है उसको सेटिस्फाई करने के लिए निकल रहा है। आज के टाइम में लॉकडाउन में हम बैठे हैं, अगर हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो हम किसी ना किसी चीज़ के रिक्वायरमेंट को लेके निकल रहे हैं बाहर। अब वो रिक्वायरमेंट क्या है, कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये सारी की सारी चीज़ें इकोनॉमिक्स बताती है हमको। जैसे कि सपोज़ आज हम मास्क अगर लेने के लिए निकलते हैं तो मास्क के लिए हमारे पास क्या हो गया, एक प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी है कि हाँ हमारे पास एक चीज़ प्रेस्क्राइब्ड होगी कि हमको क्या लेना है, मास्क लेने बाहर निकलना है। तो इकोनॉमिक्स हमको क्या बताएगा, इकोनॉमिक्स हमको ये बताएगा कि ये मास्क कहाँ से मिलने वाला है। जनरल नॉलेज, मेडिसिन की शॉप से मिलने वाला है, फार्मेसी से मिलने वाला है, फार्मेसी से मिलने वाला है, कितने रुपए का, कौन सी क्वालिटी का मास्क होने वाला है, N95 चाहिए, किसी और तरीके के मास्क चाहिए, सिंपल मास्क चाहिए, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर मास्क चाहिए, एयर कंटेन्ड मास्क चाहिए, कैसा मास्क चाहिए, उसके बारे में हम थोड़ी बहुत रिसर्च करके निकलते हैं। अमाउंट ऑफ मनी लेकर के निकलते हैं। अगर हमको उस प्रेस्क्राइब्ड मनी के अंदर, सपोज मैं 500 रुपीज़ लेके निकला हूँ, तो अगर मेरे को 500 के बीच में वो N95 मास्क मिल गया या 3 लेयर्ड मास्क जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा मिल गया, तो वो क्या है, इकोनॉमिक्स है। कि हमको इकोनॉमिक्स क्या बता रही है, एक प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट बता रही है मनी की, कि इतनी मनी अगर आप लेके जाते हैं तो आपको इस मनी के अंदर आपका ये जो डाटा था, ये जो ऑब्जेक्टिव था, आप मास्क लेने निकल रहे थे, उस मास्क को कंटेन किया जा सकता है, आप लेके आ सकते हो। सपोज अगर मैं 10 रुपये लेकर के निकलूँ, 10 रुपीज़ का नोट, अब उस 10 रुपीज़ के अंदर N95 मास्क नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स क्या कहती है कि हमको उतने रुपए लेकर के निकलने पड़ेंगे, स्पेसिफिक अमाउंट, जितने रुपए हमको लगते हैं कि इतने में आ जाएगा। तो वो सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं रैशनल बिहेवियर के अंदर। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स एक ऐसी ब्रांच ऑफ नॉलेज है इन विच दोज एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स आर स्टडीड विच दे अंडरटेक टू एक्वायर स्कार्स मीन्स टू सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर, और अभी भी हमने बताया कि इकोनॉमिक एक ऐसी ब्रांच ऑफ नॉलेज है जो हमको क्या बताती है, ह्यूमन बींग्स के बारे में बताती है
कि वो अपनी स्कार्स रिसोर्सेज से, स्कार्स का मतलब होता है कम, बहुत कम, कम रिसोर्सेज से अपनी अनलिमिटेड वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करें। अब सपोज हमारे पास लिमिटेड मनी है, हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम और नहीं आ रहे, तो उस सोर्स ऑफ इनकम से जितना हमारे पास पड़ा है इस टाइम पे सेविंग्स हैं, उस सेविंग से हम मैक्सिमम कितने दिन निकाल सकते हैं या क्या बेटर कर सकते हैं हमारे लिए और हमारी फैमिली के लिए। तो वो बेसिकली आ जाएगा इकोनॉमिक्स के अंदर कि हमारी अनलिमिटेड वांट्स हैं। अभी हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास खाने के लिए भी बहुत अच्छी क्वालिटी का फूड आ जाए, कपड़े पहनने के लिए भी अच्छे हों, हम ये चाह रहे हैं कि हम बाहर भी घूम सकें, बट उसके लिए हमको क्या चाहिए, वेल्थ भी चाहिए, साथ में रिस्ट्रिक्शंस भी हटनी चाहिए। तो इकोनॉमिक्स हमको क्या बता रही है कि हमारे पास इस टाइम पर जो रिसोर्सेज हैं उसमें हम मैक्सिमम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, मैक्सिमम वांट्स कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं। जैसे कि इस टाइम पर अगर मुझे लेक्चर प्रोवाइड करना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू प्रोवाइड कर रहा हूँ उस लेक्चर को। हालांकि एकेडमीज़ में भी जाके कर सकते हैं, बट वहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड एरिया आ गया, तो मेरे क्या हो गए, जो रिसोर्सेज हैं वो स्कैर्स हो गए। पहले मैं क्या कर रहा था, अकेडमी पे जाके पढ़ा रहा था, या मैं कहीं किसी हॉल में जाके पढ़ा रहा था, किसी स्कूल में जाके पढ़ा रहा था, किसी यूनिवर्सिटी में जाके क्लास ले रहा था। बट अब क्या हो गए, जो रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स हो गए, लिमिटेड हो गए कि आप अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो रिसोर्सेज क्या हो गए, उस चार दीवारी के अंदर बंद हो चुके हैं। तो इस टाइम पे अब हमारी क्या है, वांट्स हमारी अनलिमिटेड है, क्योंकि हमको क्या करना है, हमको नॉलेज भी प्रोवाइड करनी है एंड नंबर ऑफ यूजर्स तक प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक चैनल। यही चीज़ हमको इकोनॉमिक्स बताती है कि हमारी अनलिमिटेड वांट्स हैं, हम करना बहुत कुछ चाह रहे हैं, उसको किस तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, ये हमको कौन बताएगा, इकोनॉमिक्स बताएगी। तो अब हम देख लेते हैं इसका बेसिक जनरल मीनिंग हमने देख लिया। साइकोलॉजिकल टर्म हमारी ये क्या कहती है, इकोनॉमिक्स बेसिकली साइंटिफिकली किस तरीके से प्रूव करती है इन चीज़ों को। तो दो ग्रीक वर्ड से इकोनॉमिक्स का बर्थ हुआ था। एडम स्मिथ जो हैं इकोनॉमिक्स के फादर माने जाते हैं। 1876 में उन्होंने फर्स्ट डेफिनेशन दी थी इकोनॉमिक्स की और इकोनॉमिक्स को बनाया था। ये आपकी बुक के अंदर बेसिकली नहीं लिख रखा है, बट नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। अब बात करते हैं इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है इकोनॉमिक्स की। तो ग्रीक वर्ड्स, ये जहाँ एरो जा रहा है हमारा, यहाँ से हम देख सकते हैं कि दो वर्ड्स जो हैं वो रेड बोल्ड लेटर्स के अंदर दे रखे हैं हमको, ब्रैकेट के अंदर इसका इंग्लिश मीनिंग भी है। तो दो ग्रीक वर्ड्स थे इकोनॉमिक्स के, वो दो ग्रीक वर्ड्स थे ओइकोस एंड नेमिन। ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड और नेमिन का मतलब होता है मैनेजमेंट। तो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है जब हम हाउस होल्ड मैनेजमेंट की बात करते हैं, घर में क्या चीज़ कैसे होनी चाहिए, वो सारा का सारा इकोनॉमिक्स होती है। जैसे कि आज के टाइम पे कि एक मंथ में सैलरी कितनी आ रही है हमारी, कितने पैसे आ रहे हैं, इनफ्लो कितना हो रहा है कैश का, उसके साथ साथ हम सब्जियां लेके आ रहे हैं, दाल लेके आ रहे हैं, आटा लेके आ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेसेसिटी हैं हमारे घर की, तो वहाँ आउटफ्लो कितना हो रहा है कैश का। तो इस हाउस होल्ड पूरे घर की मैनेजमेंट करने के लिए हमको क्या चाहिए, इकोनॉमिक्स चाहिए, क्योंकि हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या उतनी इनकम इनफ्लो हो रही है घर के अंदर जितना आउटफ्लो हो रहा है 30 दिन के अंदर, एक महीने में जितना हमको राशन चाहिए, क्या उतने पैसे इस टाइम पे हमारे पास पड़े हैं, सेविंग पड़े हैं तो वेल एंड गुड है, हम लेके आ सकते हैं। अगर नहीं पड़े तो हमको क्या करने पड़ेंगे, पहले अरेंज करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि गुड्स जो नेसेसिटी थे, हमारे जो वांट्स थे, हमको जो खाना था वो ख़त्म हो जाए और हमारे पास अगले खाने के लिए पैसे ही ना हो। तो ये सारी चीज़ें कौन बताता है, इकोनॉमिक्स बताता है। एक रैशनल बिहेवियर होना चाहिए, मतलब अगर हमारे पास वो पैसा पड़ा है तो हमको यूटिलाइजेशन पता होना चाहिए, उस पैसे को कैसे यूटिलाइज करना है। ये सारी चीज़ें हम समझते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। तो ये दो वर्ड से बना है, ओइकोस एंड नेमिन। ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड और नेमिन का मतलब मैनेजमेंट। ये 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए आ सकता है कि ओइकोस का मतलब क्या है, या एमसीक्यू टाइप में नेमिन का मतलब क्या है। उसमें 4 ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको, उन 4 ऑप्शन में से एक मैनेजमेंट भी होगा, तो वो टिक मार्क हमको करना होगा। उसके लिए हमको ये पता होना चाहिए ओइकोस का क्या मतलब है, हाउस होल्ड, एंड नेमिन का मतलब क्या है, मैनेजमेंट। इन दोनों को बना के हमारा बनता है इकोनॉमिक्स, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। इकोनॉमिक्स क्या है, एक हाउस होल्ड मैनेजमेंट है। तो बेसिकली अगर हम इकट्ठे बात करें तो मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड की बात करते हैं हम इकोनॉमिक्स के अंदर, कि घरों की मैनेजमेंट कैसे की जाए, क्योंकि एक एक घर से क्या बनने वाली है, एक इकोनॉमी बनने वाली है। जैसे हमने बात की थी, इकोनॉमी क्या होती है कि एक मार्केट एरिया के अंदर जहाँ परचेजिंग भी हो रही है, जहाँ सेलिंग भी हो रही है, उस मार्केट एरिया को क्या बोलते हैं, इकोनॉमी बोल देते हैं। सेम एज इट इज़ बहुत सारी मार्केट वर्ड यूज़ हो जाते हैं तो वो इकोनॉमी बन जाती है। इंडिया की इकोनॉमी, फॉरेन की इकोनॉमी, यूएस की इकोनॉमी, यूके की, यूरोप की,
तो यहाँ से बन के हमारी क्या बन जाती है, एक फर्दर ब्रॉडर इकोनॉमी बन जाती है जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल इकोनॉमी। तो बेसिकली यहाँ पर भी सेम चीज़ है कि इकोनॉमिक्स का मतलब ये नहीं है कि पूरे कंट्री की इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, हम एक एक घर को लेकर के चलेंगे, एक एक घर को जोड़ते जाएंगे और क्या बनती जाएगी, हमारी इकोनॉमिक्स का लेवल जो है वो ब्रॉडर होता जाएगा, रिसर्च एरिया बड़ा होता जाएगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, 9th क्लास से पहले भी पढ़ते हुए आ रहे थे कि बार्टर सिस्टम चलता था हमारे यहाँ पर। बार्टर सिस्टम क्या होता था जी, बार्टर सिस्टम को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बार्टर सिस्टम क्या होता था, एक गुड्स सपोज एक पर्सन के पास है, उसको सपोज बी पर्सन मिल गया, उसके पास दूसरे गुड्स हैं, ए पर्सन के पास वीट है, बी पर्सन के पास राइस है। तो ए पर्सन को राइस चाहिए और बी पर्सन को वीट चाहिए, तो वो क्या करेंगे, दोनों आपस में वीट के साथ राइस को एक्सचेंज कर लेते थे। जो भी उनका एक्सचेंजिंग रेशियो होता था या जो भी रेट होता था उसके हिसाब से वो एक्सचेंज कर लेते थे। तो बार्टर सिस्टम के अंदर क्या होता था, हमारे पास एक बंदे को अगर दूसरे बंदे का कोई गुड्स चाहिए तो उसको अपने वाला गुड्स एक्सचेंज में देना होता था। बट थोड़े टाइम बाद क्या हुआ कि जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो बढ़ने लग गई, तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स एक आ गया था कंसेप्ट। बार्टर सिस्टम के अंदर आपने पढ़ा भी होगा, 6th क्लास से आ जाता है एसएसटी के अंदर बार्टर सिस्टम का कंसेप्ट। इसके अंदर क्या था कि अगर सपोज ए पर्सन को राइस तो चाहिए नहीं, वीट है उसके बाद, उसको शूज़ चाहिए, और सी पर्सन है उसके पास शूज़ है पर उसको वीट नहीं चाहिए, उसको राइस चाहिए बी पर्सन से। तो यहाँ पर तो ट्रांजेक्शन हो ही नहीं सकती, क्योंकि ए पर्सन जो वीट था और बी पर्सन जो राइस में था और सी पर्सन जिसके पास शूज़ थे, ए को तो शूज़ चाहिए बट राइस वाले को वीट चाहिए थी, उसको शूज़ नहीं चाहिए। तो इन तीनों के बीच में ट्रांजैक्शन का कोई एक मोड नहीं था। उस मोड को क्रिएट करने के लिए कॉइन्स आए थे, गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, मतलब कि मेटलिस्टिक सब्सटेंसेस को बीच में लेके आया गया था। तो वहाँ से हमारी एक वर्ड निकल के आया था जिसको बोलते हैं हम वेल्थ, पैसा, करेंसी निकल के आई। धीरे धीरे वो जो गोल्ड कॉइन्स हैं वो सिल्वर कॉइन्स, मेटल कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स के अंदर तब्दील होने लग गए थे। उसके बाद बहुत सारे अलग अलग तरीके के मेटल कॉइन्स भी आए, एल्यूमिनियम के कॉइन्स आए, कॉपर के भी कॉइन्स आए, आयरन के भी कॉइन्स आए, सल्फेट के भी कॉइन्स आए। उसके बाद इस टाइम पर अभी जो चल रहे हैं वो पेपर नोट्स चल रहे थे। पेपर नोट के बाद अब प्लास्टिक करेंसी भी आ गई और इस टाइम पर हम इलेक्ट्रॉनिक करेंसी को भी यूज़ कर रहे हैं। तो हमारी जो ह्यूमन वांट्स हैं वो बेसिकली अनलिमिटेड है, हमको बहुत कुछ चाहिए। वो चाहिए कैसे, कैसे आएगा मार्केट से, वो आएगा वेल्थ से, पैसे से। तो ये जो अगला वर्ड निम्न के बाद रेड मार्क के अंदर दे रखा है हमको बोल्ड लेटर्स में, वो है वेल्थ। मतलब कि ये सारे मीन्स, जितने भी ह्यूमन के मीन्स हैं वो सारे कहाँ से आने वाले हैं, वो आने वाले हैं हमारी वेल्थ से। जितना ज़्यादा पैसा होगा हमारे पास उतने ज़्यादा हम सेटिस्फाई कर सकते हैं, हमारी वॉन्ट्स को सिर्फ सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात कर रहे हैं हम कि जितनी हमारी अनलिमिटेड वॉन्ट्स हैं, हमको सपोज़ अगर हम शोरूम में भी जाते हैं, अगर हमारे पास 50,000 रुपीज़ हैं तो हम बहुत सारा सामान ले सकते हैं। 5 लाख रुपीज़ है, उससे ज़्यादा सामान ले सकते हैं। अगर 50 लाख रुपीज़ है तो और भी ज़्यादा सामान ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जितनी हमारी वॉन्ट्स बढ़ती जा रही हैं उसके साथ अगर हमारी वेल्थ भी बढ़ती जा रही है तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा लेवल पे सेटिस्फाई हो सकते हैं। तो इस सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए ज़रूरी है वेल्थ का होना। तो यहाँ पर हर चीज़ के लिए इस टाइम पर वेल्थ नेसेसरी है, बेशक वो छोटी से छोटी सेटिस्फेक्शन हो या बड़ी से बड़ी सेटिस्फेक्शन हो। अब बात करते हैं जितनी भी प्रोसेसेस हैं इकोनॉमिक्स की, वो हमको यही बताती है कि वेल्थ से हम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैसे गेन कर सकते हैं। जैसे कि सपोज़ मेरे पास 50 रुपीज़ है, उसमें मेरे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं लेने के लिए। जैसे कि अगर मुझे भूख लगी है तो 50 रुपीज़ है मेरे पास, 50 रुपीज़ में मैं दाल रोटी भी ले सकता हूँ, चावल भी खा सकता हूँ, पिज़्ज़ा भी ले सकता हूँ 49 वाला, बर्गर भी ले सकता हूँ, पाव भाजी भी खा सकता हूँ। अलग अलग कंसेप्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें, इडली सांभर भी ले सकता हूँ, समोसा भी ले सकता हूँ। तो 7-8 कंसेप्ट हो गए मेरे पास। बट मेरे को क्या करना है, मेरे को भूख लगी है और मेरी नेसेसिटी क्या है, मेरी नेसेसिटी हंगर है। उस हंगर को शांत करना है, मुझे नीचे लेके जाना है। तो अब बेसिकली क्या करना पड़ेगा, जो सूटेबल होगा उस 50 रुपीज़ में मैक्सिमम क्या चीज़ आ सकती है, मैं उसकी तरफ जाऊँगा। मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, 50 रुपीज़ में ऐसी कोई चीज़ देखूँगा जिसकी क्वांटिटी इतनी हो जिससे कि मेरी हंगर जो है वो एक बार के लिए डाउन आ जाए। अब इतने सारे जो 6-7 ऑप्शन हमने डिक्लेयर किए थे कि रोटी चावल है, रोटी है, चावल है, हमारे पास दाल है, ठीक है, समोसा था, बर्गर था, पाव भाजी थी,
पिज़्ज़ा था, ये सारे ऑप्शंस को मिला के एक कोई ऑप्शन मैं चूज़ करूँगा जिससे कि मेरी जो हंगर है वो एक बार के लिए डाउन आ जाए 50 रुपीज़ के अंदर। क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे लिमिटेड हैं। तो लिमिटेड रिसोर्सेज से मैंने क्या किया, मेरी वॉच तो अनलिमिटेड थी, मैं ये चाह रहा था कि ये सातों चीज़ें ही मैं ले लूँ, एक बार में एक्वायर कर लूँ। बट मेरे पास क्या है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, 50 रुपीज़ है। तो उस 50 रुपीज़ में मैं दो ऑप्शन चूज़ कर रहा हूँ, या तो मुझे चावल मिल जाए या मुझे रोटी मिल जाए, क्योंकि एक बार के लिए सबसे बेटर ऑप्शन यही दोनों मिलने वाले हैं मुझे हंगर को लंबे टाइम तक शांत करने के लिए। तो मैंने चूज़ कर लिया सपोज रोटी और दाल, ये मेरे को 50 रुपीज़ में मिल गए। तो अब ये मेरी क्या थी, बाकी की जो 6 चीज़ें हैं वो मेरी वॉन्ट्स रह गई कि मुझे चाहिए तो थी, बट मेरे पास उस टाइम पे उनके लिए वेल्थ अवेलेबल नहीं थी, पैसा नहीं था। तो अब मुझे क्या करना है, अब मैंने वो जो हंगर थी मेरी वो शांत कर ली रोटी और दाल से। तो यहाँ पर क्या हो गया, मेरी अनलिमिटेड वॉन्ट्स जो थी उनको हटा के मेरी जो एक पर्टिकुलर वॉन्ट थी उसको मैंने सेटिस्फाई किया मेरे लिमिटेड रिसोर्सेज में, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड रिसोर्स थे। तो ये हमको कौन बताता है, इकोनॉमिक्स बताएगा। अब लेने के लिए रैशनल, जो इरेशनल बंदा था जिसके पास सपोज आज ही पैसे आए हों, ठीक है, रोड पे गिरे हुए आज मिल गए हों, हो सकता है वो पिज़्ज़ा भी ले लेता उससे, हो सकता है वो बर्गर भी ले लेता उससे। बट उससे क्या होता, रैशनली डिसीजन ना होता, क्योंकि अगले टाइम का खाने के पैसे नहीं हैं सपोज मेरे पास। तो यहाँ पर क्या हो गया, इकोनॉमिक्स हमको ये बता रही है कि आपको रैशनली सोचना पड़ेगा अगर आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। जैसे कि इस टाइम पर अगर हम बात कर रहे हैं कि पेट्रोल जो है वो लिमिटेड है हमारे पास, अगले 25 साल, अगले 30 साल के बाद पेट्रोल ख़त्म हो जाएगी। तो हमारी जो कंपनीज है उन्होंने क्या सोचा कि पेट्रोल को छोड़ के हम क्या करें, दूसरे किसी इन्वेंशन की तरफ जाएं, दूसरे किसी ऑब्जेक्ट की तरफ जाएं, दूसरे किसी कंपाउंड की तरफ जाएं। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, एआई की तरफ जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। ये हमको इकोनॉमिक्स ये बताती है कि हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज से हमको अपनी जितनी भी वांट्स हैं, बेशक वो अनलिमिटेड हो, उनको किस तरीके से सेटिस्फाई रखना है। इकोनॉमिक्स हमको और भी काफ़ी सारी चीज़ें बताता है, जैसे कि हमारे जितने स्कार्स रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनको सोशल वेलफेयर के तौर पे किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए। जैसे कि ट्वीट आया था स्वास्थ्य मंत्रालय का भी, और हमारे पीएम साहब ने भी कहा था कि जितने भी वॉलंटियर्स हैं, जितने भी एनजीओज हैं, वो बेसिकली कोलाइड होकर हमारे साथ खड़े हों, हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसके साथ खड़े हों। तो यहाँ पर क्या होगा कि जितने मैन फोर्स है इस टाइम पर, जितने भी लोग काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट्स के अंदर या प्राइवेटली सोशल वेलफेयर के लिए, वो आगे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं गवर्नमेंट के पास, हेल्थ डिपार्टमेंट लिमिटेड है, हेल्थ वर्कर्स लिमिटेड है, तो उन्होंने क्या कहा कि जितने मैक्सिमम लोग आगे आना चाहते हैं वो आगे आ सकते हैं। तो इस टाइम पर ये क्या हो गया कि उनके पास रिसोर्सेज लिमिटेड थे हेल्थ केयर के, बट उनके पास क्या था कि वॉन्ट्स उनके अनलिमिटेड थे, क्योंकि एकदम से डिमांड बढ़ने वाली थी इस लॉकडाउन को लेकर के। कोरोना वायरस पेशेंट्स एकदम से बढ़ने वाले थे, अभी बढ़ भी रहे हैं लगातार पेशेंट्स, नंबर ऑफ पेशेंट्स काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है, हमारे पास सोशल वेलफेयर की एक टेक्निक उन्होंने लेके आए कि हमारे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, क्यों ना उन लिमिटेड रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जाए। कि हो सकता है हमारे पास 2 लाख वर्कर हों, हेल्थ वर्कर एक स्टेट के अंदर 2.5 लाख हेल्थ वर्कर्स हों, और 2.5 लाख के हमारे पास एनजीओ काम कर रहे हो, एनजीओ के वर्कर, तो क्यों ना उन सारों को मिला के 5 लाख हेल्थ वर्कर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, अलग अलग फैला दिया जाए डिपार्टमेंट्स के अंदर। तो ये भी हमको क्या बता रहा है, इकोनॉमिक्स बता रहा है कि हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज जो लोग काम करना चाह रहे हैं उनको क्यों ना हम आगे लेके आएँ और इकोनॉमी को एज अ होल क्रिएट करें, मतलब कि पूरे के पूरे कंट्री को एक मार्केट के अंदर तब्दील कर दें कि कहीं से भी कोई इनपुट आ रहा है तो वो एक ही जगह आए, कहीं से भी कोई आउटपुट जा रहा है तो एक ही जगह जाए। जैसे कि अभी हमको कहाँ से पता चलती है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कि नंबर ऑफ इंडिया में केसेस कितने हो गए, डेथ कितनी हो गई, रिकवरी कितनी हो गई, एक्टिव केसेस कितने हैं, ये सारा का सारा एक ही डिपार्टमेंट से आ रहा है, हेल्थ मिनिस्ट्री, MOHEW, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वहीं से आ रही है। तो इकोनॉमिक्स हमको क्या बताती है, सेंट्रलाइजेशन भी बताती है कि आपको अपने रिसोर्सेज को तो फुल्ली यूटिलाइज करना ही है अच्छे से अनलिमिटेड वॉन्ट्स के साथ, बट उनको एक सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में भी रखना है। सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में कैसे रख सकते हो, ताकि आपके जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम हो। मतलब किसी को भी कोई भी जानकारी लेनी है तो वो एक ही डिपार्टमेंट में जाके ले, ताकि फॉल्स इंफॉर्मेशन जो र्यूमर्स हैं वो एकदम से ना निकल के, फेक न्यूज़ नहीं निकलनी चाहिए कहीं से भी। अलग अलग तरीके से डिसेंट्रलाइज कर दोगे तो फेक न्यूज़ निकलने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। तो इस वजह से इकोनॉमिक्स हमको ये भी बताती है
कि हम क्या कर रहे हैं कि एक सेंट्रलाइज फॉर्म से निकल के आए न्यूज़, ताकि वो ऑथेंटिकेटेड हो, हर न्यूज़ चैनल के अंदर वो एक ही न्यूज़ निकल के जाए, ताकि कहीं से कोई फेक न्यूज़ ना निकल पाए। तो इकोनॉमिक्स हमको जो डे टू डे चीज़ें हैं, डिसीजन मेकिंग है, उसके अंदर भी हेल्प करती है। हमको हर चीज़ के अंदर हेल्प कर रही है इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर वो हर चीज़ के अंदर हमको रैशनली सोचने पे मजबूर करेगी और बताएगी कि अपनी प्रोसेसेस को, अपने गुड्स को किस तरीके से लेके चलना है आपको। अभी हम आगे सोच देखते हैं इस चैप्टर के अंदर और क्या क्या चीज़ें हमको दे रखी हैं। इकोनॉमिक्स हमको एक लास्ट चीज़ जो थी इसके अंदर इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर, वो हमको ये थी कि ऑब्जेक्टिव क्लैरिफाई करती है कि इकोनॉमिक्स से हमको ये पता चल सकता है कि हम मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। कंज्यूमर ये सोच सकता है कि मेरे को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैसे मिल सकती है। प्रोड्यूसर ये सोच सकता है कि उसका मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे हो सकता है, वेलफेयर कैसे कर सकता है। गवर्नमेंट ऐसा सोच सकती है कि वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच कैसे सकती है। और ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल है जब हम इकोनॉमिक्स की स्टडी कर लेते हैं ब्रीफली एंड एक्सप्लेनेटरी फॉर्म के अंदर। ये लास्ट लाइन के अंदर हमारी इस पेज की दे भी रखा है कि अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन के मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए इंडिविजुअल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एट द लेवल ऑफ प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या सोच सकता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट कैसे करे, कैसे सोच सकता है, वो इकोनॉमिक के फॉर्म में सोचेगा। मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। सोशल वेलफेयर वो कैसे करे, ये भी हमको इकोनॉमिक्स से बताती है। दैट वी यूज टू स्टडी इकोनॉमी, इस इकोनॉमिक की स्टडी के अंदर। अब इस चीज़ के अंदर इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, हमारे पास अगली कंसेप्ट जो आता है वो आता है इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स क्या है, एक ऐसी साइंस है, ये जनरल डेफिनेशन दे रखी है इकोनॉमिक्स को हमने, वैसे जो हमारी डिक्शनरी लैंग्वेज थी वो उसमें हमने देख लिया ओइकोस और नेमिंग, जिसका मतलब था हाउस होल्ड मैनेजमेंट, और इकट्ठे जब हम बोलते हैं तो उसको बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। तो अब बात कर रहे हैं हम इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स क्या है, एक साइंस है ह्यूमन बिहेवियर की, concerned with the allocation of scarce means in such a manner that consumer can maximize their satisfaction। एक बार यहाँ तक समझ लेते हैं इसका मतलब क्या है। इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस है, किस चीज़ की, ह्यूमन बिहेवियर की, हमारे ह्यूमंस के बिहेवियर की। ह्यूमंस क्या सोचते हैं, किस तरीके से बिहेव करते हैं, किस चीज़ के ऊपर, कि उनके पास रिसोर्सेज जो हैं वो स्कैर्स हैं। एलोकेशन ऑफ स्कैर्स मीन्स का मतलब रिसोर्सेज यहाँ पर बताया गया है कि जो रिसोर्सेज है वो एलोकेशन किस तरीके से करें, लिमिटेड रिसोर्सेज का, इन सच अ वे दैट कंज्यूमर, एक कंज्यूमर क्या करे, सेटिस्फाई मैक्सिमम कर सके, मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फेक्शन, कि वो अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम लेके जा सके। ऐसा कब हो सकता है, जब इकोनॉमिक्स की स्टडी हम कर लेंगे। कोमा आगे क्या बता रखा है, प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। कंज्यूमर क्या कर, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर सकता है इकोनॉमिक्स से, और प्रोड्यूसर क्या कर सकता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकता है। उसको ये पता चल जाएगा कि मैं इतने सामान बेच दूँ, इससे मेरे को इतना मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। जैसे कि हम बात करें कि अगर किसी का एक रेडी है, सब्जी की रेडी लगाता है, तो अगर उसने 1000 रुपये की सब्जी आज ली है, तो उस 1000 रुपये से अगर वो शाम को 1400 रुपये कमा के निकल रहा है, तो अब उसने टोटल रेवेन्यू उसका 1400 रुपीज़ हुआ उस पूरी सब्जी की रेडी को बेच के। तो यहाँ पर क्या हो गया, 400 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। तो अगली बार वो क्या करेगा, वो अगर रैशनल बिहेवियर होगा तो वो क्या करेगा, अगर मान लो 200 रुपये उसका खर्चा है घर में, 200 रुपये वो घर में दे के 1200 रुपीज़ वापस इन्वेस्ट कर देगा उसी रेडी में, सब्जी ले आएगा। उस 1200 रुपये का वो क्या करेगा, 1200 की सब्जी ले आया, अब वो 1200 की सब्जी अगले दिन बेचने निकलेगा। तो ये क्या बता रही है, इकोनॉमिक्स ही तो बता रही है हमको कि प्रॉफिट बढ़ा हमारा 400 हुआ, अगले दिन 1200 का सामान लेके गया, 1200 की जगह अब उसकी जो इनकम थी टोटल रेवेन्यू था वो 1700 हो गया। तो आज का प्रॉफिट कितना हुआ, 500 हो गया। 200 रुपये इनिशियल इन्वेस्टमेंट बनाने से उसका 100 रुपीज़ प्रॉफिट बढ़ गया। तो ये क्या बता रही है हमको, इकोनॉमिक्स बता रही है कि जो प्रोड्यूसर है वो अपनी प्रॉफिट को भी मैक्सिमाइज कर सकता है। कौन बताएगा इसको कि कितना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है या प्रॉफिट कैसे बढ़ सकता है, वो हमको इकोनॉमिक्स ही बताएगी। उसको ये पता चला कि 1000 रुपीज़ की अगर उसने सब्जी खरीदी थी तो उसको 1400 रुपीज़ टोटल रेवेन्यू हुआ, 400 रुपये का प्रॉफिट कमाया उसने। अगले दिन उसने 200 रुपये खर्च कर दिए घर पे और 1200 रुपये, 1000 रुपये उसके पास पहले थे, 200 रुपये प्रॉफिट में से निकाल के कोलाइड करके 1200 रुपये की वो सब्जी ले आए। उस 1200 रुपये की सब्जी से उसने क्या किया, अगले दिन 1700 रुपीज़ का टोटल रेवेन्यू कर लिया। यहाँ पर उसने कमा लिए 500 रुपये और, तो यहाँ पर क्या हो गया, पहले 400 रुपये का फर्स्ट डे, अगले दिन प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। तो अब उसको ये पता चल गया
इकोनॉमिक्स से कि रेवेन्यू इंक्रीज करना है या प्रॉफिट इंक्रीज करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। ये हमको बताती है इकोनॉमिक्स। एंड अगला जो आधी लाइन रहेगी डेफिनेशन की, उसको समझ लेते हैं। एंड द सोसाइटी कैन मैक्सिमाइज इट्स सोशल वेलफेयर। इकोनॉमिक्स हमको ये भी बताती है कि जो सोसाइटी है वो सोशल वेलफेयर को कैसे मैक्सिमाइज करेगी या मैक्सिमाइज कैसे कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें भी हमको इकोनॉमिक्स से बताएगी कि सोसाइटी अपने सोशल वेलफेयर को कैसे बढ़ाए। जैसे भी हमने बहुत सारे ट्रिक्स किए कि ठीक है कि हम सोसाइटी कोलाइडल इकट्ठे आने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस टाइम पे लॉकडाउन है, घर में बंद है, तो यहाँ पर क्या करें, सोसाइटी हमको ये भी फ्रेम करवाने की हेल्प कर रही है कि हम सोशल वेलफेयर कैसे कर सकते हैं, कंट्री की हेल्प कैसे कर सकते हैं। वो भी हमको इकोनॉमिक्स ही बता रहा है कि हम क्या करें, घर के अंदर ही रहें, क्योंकि हमको क्या हो रहा है कि बाहर जाने से हमारा भी खतरा इंक्रीज होने वाला है और सामने वाले पर्सन का भी खतरा इंक्रीज होने वाला है। तो इकोनॉमिक्स हमको क्या बता रहा है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे करना है, लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन हटाने के लिए बोलता है इकोनॉमिक्स। इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं, सोसाइटी भी अपने सोशल वेलफेयर को कैसे इंक्रीज करें, ये भी इकोनॉमिक्स बता रही है। इकोनॉमिक्स कैसे बता रही है, हमारे पास हर रोज़ के नई फिगर्स आ रही हैं कि आज इतने केसेस बढ़ गए, तो ये हमको कौन बता रहा है, इकोनॉमिक्स ही बता रही है। इतने केसेस बढ़े, इतने एक्टिव केसेस बढ़े, इतने हमारी रिकवरी बढ़ी, इतनी हमारी डेथ बढ़ गई। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये भी इकोनॉमिक्स ही है, चार्ट के थ्रू हमको पता चल रहा है। तो अब सोसाइटी क्या है, सोसाइटी सोशल वेलफेयर की तरफ बढ़ रही है। सोसाइटी अब ये फ्रेम करने की तरफ बढ़ रही है कि अवेयरनेस कैसे फैलाई जाए लोगों के बीच में, कितने नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए हैं, तो अब क्या किया जाए, लोगों को घर में कैसे जोड़ा जाए, घर में कैसे रखा जाए। ये सारी चीज़ें भी ट्रिक्स के अंदर आती हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। जैसे कि दूरदर्शन के अंदर बहुत सारे नए जो पुराने हमारे एपिसोड्स थे, चैनल्स थे, वो सारे के सारे वापस से रीरन कर दिए। जैसे कि रामायण है वो दोबारा दिखा रहे हैं, महाभारत है वो दोबारा दिखा रहे हैं, शक्तिमान है वो दोबारा दिखा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये भी इकोनॉमिक्स है कि वो क्या कर रहे हैं, सोसाइटी को वापस समाज की तरफ वापस से जोड़ रहे हैं, पुराने तथ्यों की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती है इकोनॉमिक्स के अंदर। थोड़ा सा लंबा खींच दिया हमने इस डेफिनेशन को, आगे करते हैं। स्कैरसिटी एंड चॉइस इज द एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। इसका मतलब क्या है, स्कैरसिटी का क्या मतलब होता है, हमने पिछले वाले पेज पे भी इसको देखा था। स्कैरसिटी का क्या मतलब होता है, स्कैरसिटी का मतलब होता है जब हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड रह जाते हैं या कम रह जाते हैं। अब ये तो सबको पता है कि ठीक है जी, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं या रिसोर्सेज कम हैं, बट उसको यूटिलाइज कैसे किया जाए ये कौन बताएगा, ये भी हम ही बताएंगे। हम मतलब इकोनॉमिक्स ही बताएगी। इकोनॉमिक्स कैसे बताएगी, इकोनॉमिक्स बताती है चॉइस की फॉर्म में। इकोनॉमिक्स हमको ये बताती है कि हमको चूज़ क्या करना है। सपोज़ हमने एग्जांपल लिया था खाने वाला, दाल रोटी है, चावल है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, पाव भाजी है, ये सारी चीज़ें थी हमारे पास। हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज हमारे पास कार्स थे, कितने रुपए थे हमारे पास, हमारे रुपए थे 50 रुपीज़ हमारे पास उस टाइम। उस 50 रुपीज़ में से हमने क्या चूज़ किया था बताइए, हमने चूज़ किया था रोटी एंड दाल। ठीक है जी, रोटी एंड दाल हमने चूज़ किया था। तो ये क्या बताया था, किसने बताया था हमको, हमको इकोनॉमिक्स ने तो बताया था कि इस 50 रुपीज़ के अंदर यही रोटी और दाल ही एक ऐसा सोर्स है जिससे हमारी हंगर लॉन्ग टाइम तक के लिए शांत हो सकती है। पिज़्ज़ा अगर मैं खा लेता तो आधे घंटे बाद फिर भूख लग जाती, बर्गर खा लेता आधे पौने घंटे बाद फिर भूख लग जाती, पाव भाजी में भी सेम ही था। चावल के अंदर हो सकता है 1-1.5 घंटे बाद फिर भूख लग जाती, पर रोटी दाल के लिए हो सकता है मैं 2.5-3 घंटे आराम से निकाल दूँ, 4 घंटे भी आराम से निकाल दूँ। तो ये क्या बता रहा था हमको, एसेंस बताता है इकोनॉमिक्स कि हमको चॉइस किस चीज़ की करनी है, और अगर उस चीज़ की चॉइस करनी है तो उसका क्या रीज़न है। तो रीज़न और कोज बिहाइंड आर चॉइस इज़ ओनली एंड ओनली डिसाइडेड बाय इकोनॉमिक्स, या इकोनॉमिक्स ये हमें बताएगा कि इस चॉइस को कैसे हमको आगे लेके चलना है, किस तरीके से आगे बढ़ा के चलना है। ये सारी चीज़ें हमको यही बताती हैं। स्कैरसिटी की क्या डेफिनेशन है वो देख लेते हैं हम। ये तो हमने आम भाषा में बात कर ली, तो स्कैरसिटी क्या होती है। इट रेफर्स टू द सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन है व्हेन व्हाट यू हैव, आपके पास जो है, इज लेस देन व्हाट यू विश, जो आप विश कर रहे हो उससे कम है, टू हैव, जो आप चाहते हो। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में क्या मतलब बताया गया, स्कैरसिटी इम्प्लाइज अ सिचुएशन व्हेन सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज इज लेस देन द डिमांड ऑफ रिसोर्सेज। स्कैरसिटी का मतलब क्या है, जब सप्लाई डिमांड से कम हो, मतलब आपने डिमांड बहुत ज़्यादा कर दी, सप्लाई उसकी कम है, इसका मतलब कमी पड़ चुकी है।
अब यहाँ पर रिलेटेबल एग्जांपल आज की करंट सिचुएशन लॉकडाउन से ले लेते हैं कि हमारे पास मास्क की कमी है, पीपीई किट्स की कमी है, हॉस्पिटल्स की कमी है, बेड्स की कमी हो रही है, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी हो रही है, वेंटिलेटर्स की कमी हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, कमी कैसे हो रही है? आज तक तो ये बहुत अच्छे से चल रही थी चीज़ें, क्यों कमी हो रही है? क्योंकि डिमांड बढ़ चुकी है। यहाँ पर पेशेंट्स, नंबर ऑफ पेशेंट्स एकदम से इंक्रीज हो गए, और ये वो वाले पेशेंट्स हैं जिनको वेंटिलेटर्स चाहिए, जिनको मास्क चाहिए, जिनको पीपीई किट्स भी चाहिए। ऐसे बहुत सारे विक्टिम्स हैं जिनको पीपीई किट्स चाहिए। बहुत सारे नगर निगम के अधिकारी हैं जो सफाई करने जा रहे हैं, उनको पीपीई किट्स चाहिए ताकि वो साफ़ सफाई आराम से कर सकें। उनको प्रॉपर हमारे सिक्योरिटी सेफ्टी चाहिए। तो उसके लिए क्या है, ये एकदम से इंक्रीज़ क्यों हो रहा है हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर? ये एकदम से इंक्रीज़ किस वजह से हुआ? ये हुआ क्योंकि डिमांड इंक्रीज़ होगी। एक डिजीज़ आई, उसके लिए हमारी जो अथॉरिटीज़ थी, प्रॉपर्टीज़ थी, एक तरीके से जो तैयारी थी उतनी बेटर नहीं थी, या शायद थी। तो उसके लिए हमको क्या देखना है, हमको ये देखना है कि स्कैरसिटी क्यों आई? क्योंकि एकदम से डिमांड इंक्रीज हो गई और सप्लाई हम उतनी नहीं कर पाए। जैसे कि अगर रिसेंट एग्जांपल में दूसरा चीज़ जोड़ दें, जैसे कि टैबलेट्स थी, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो टैबलेट है वो यूज़ हो रही है पेशेंट्स के लिए भी, डॉक्टर्स के लिए भी। रूटीन में लेना पड़ रहा है डॉक्टर्स को भी जो ठीक कर रहे हैं पेशेंट्स को, ताकि वायरस उनके अंदर ना आए, बैक्टीरियल डिजीज़ भी कोई ना आ जाए। तो अब उसके लिए क्या है, उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, बट उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा हमने पहले ही इंक्रीज़ कर दी थी, तो वहाँ पर स्कैरसिटी नहीं आई। हमने बहुत सारी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट भी किए वो टैबलेट। तो यहाँ पर क्या आ जाती है, इकोनॉमिक्स हमको ये चीज़ बता रही है कि स्कैरसिटी कब आने वाली है, जब आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आप सप्लाई उतनी नहीं कर पा रहे। हमको पता था इस टैबलेट की सप्लाई बढ़ने वाली है, डिमांड बढ़ने वाली है, हमने क्या कर दिया, पहले ही सप्लाई को इंक्रीज कर दिया कि जब डिमांड बढ़े तो भी हमारी सप्लाई बहुत ज़्यादा होनी चाहिए उस डिमांड के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ हमारी पॉसिबल हो गई। अब दूसरी जो चीज़ आई वो आई वेंटिलेटर्स की। हमने वेंटिलेटर की सप्लाई बढ़ाई, बट डिमांड उसकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पर स्कैरसिटी आ गई वेंटिलेटर्स की, क्योंकि एकदम से प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा रेज नहीं हो सकती थी जितनी टैबलेट्स की हो सकती थी। तो ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं हमको इकोनॉमिक्स के थ्रू। इकोनॉमिक्स लाइफ के अंदर हर एग्जांपल के अंदर आपको मिल जाएगा। किसी भी एग्जांपल की फॉर्म में ले लीजिए, कहीं पे भी किसी मार्केट फॉर्म में ले लीजिए, इकोनॉमी फॉर्म में ले लीजिए, ग्लोबलाइजेशन में ले लीजिए, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी डील के अंदर होती है इकोनॉमिक्स। अब बेसिक दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं स्कैरसिटी की, जो रेड फॉर्म के अंदर हमको दे रखे हैं इस पेज पे। टू बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज और स्लैश मीन्स। रिसोर्सेज और मीन्स एक ही बात है, मीन्स आपको किसी डेफिनेशन में मिल जाए इसका मतलब है रिसोर्सेज ही होता है। दो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि अगर हमको किसी भी रिसोर्सेज को यूज़ करना है तो उसके बारे में हमको दो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। वो दो इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए? वो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन है स्कैरसिटी। उस रिसोर्सेज को, जिस रिसोर्स को हम खरीदने जा रहे हैं या हम खरीदना चाह रहे हैं, उसके लिए हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उस रिसोर्सेज के लिए। पहला तो है स्कैरसिटी कि क्या वो रिसोर्स कम है, स्कैरसिटी है, कमी है उस रिसोर्स की। और दूसरी चीज़ है उसके अल्टरनेट यूज़ कितने हैं, उसके यूजेस कितने होने वाले हैं या कितने हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए एक रिसोर्स को खरीदने से पहले। जैसे कि अगर हम बात करें मिल्क की, दूध की, तो दूध की कोई कमी नहीं है कंट्री के अंदर, स्कैरसिटी नहीं है, बट उसके यूजेस बहुत सारे हैं। जैसे कि आज हम बात करें दूध की, तो 50 से 60 रुपये लीटर मिलता है, 50 to 60 रुपीज़ पर लीटर वो दूध मिल रहा है हमको। तो हम दूध को क्या कर रहे हैं, पीने के लिए यूज़ कर रहे हैं, मक्खन बना रहे हैं, दही ले रहे हैं, लस्सी बन जाती है, मिठाइयाँ, मावा बन जाता है, मिठाइयाँ बन रही हैं उसी से घी भी बन रहा है दूध से, मलाई भी तैयार हो रही है। बहुत सारे अल्टरनेट यूजेस हैं दूध के। तो यहाँ पर क्या है, अल्टरनेट यूजेस हैं, तो स्कैरसिटी क्या होने वाली है? अगर इसकी प्राइसेस कम हो जाए, अभी के लिए 60 से वो 20 रुपये लीटर पे आ जाए दूध, तो हम क्या करेंगे, उसके यूजेस बहुत सारे बढ़ा देंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। इतने ज़्यादा बढ़ा देंगे जैसे कि हम पनीर भी निकालना स्टार्ट कर देंगे घर पे, दूध पीना भी शुरू कर देंगे। हम क्या करेंगे, दही भी खानी स्टार्ट कर देंगे, मिल्क और मक्खन भी बनाना स्टार्ट कर देंगे, मलाई लेनी भी स्टार्ट कर देंगे, ये मिठाइयाँ भी बनानी स्टार्ट कर देंगे, मावा बनाना भी स्टार्ट कर देंगे। ये सारी चीज़ें हम स्टार्ट कर देंगे, इंटरनेट यूजेज बढ़ जाएंगे एकदम से उसके। तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, स्कार्सिटी हो जाएगी रिसोर्स की, क्योंकि आपने क्या कर दिया, 20 रुपये देख के कीमत, 60 रुपये से 20 रुपये चलेगी उसकी वैल्यू। 20 रुपये देख के आपने सोचा ये तो सस्ता हो गया जी,
सस्ता हो गया तो हम क्या करें, हम सारे यूजेस बढ़ा देते हैं इसके। अब तो रोटी की जगह दूध ही चलेगा, पनीर ही चलेगा, मक्खन ही चलेगा, हर जगह ये सारी चीज़ें चलेंगी। हम ये यूज़ बढ़ा दिया, कैपेसिटी बढ़ा दी उसकी। तो हमने क्या किया, डिमांड इंक्रीज कर दी उसकी। सप्लाई तो उतनी, दूध जितना निकाल सकते थे हम उतना ही निकाल रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज से निकाल रहे हैं, एनिमल से निकाल रहे हैं, जहाँ से भी निकाल रहे हैं। वो तो सप्लाई तो उतनी ही रहने वाली है, उसकी सप्लाई तो इंक्रीज नहीं हो सकती रातों रात। जैसे आपने 60 से 20 रुपए सोचा और एकदम से सप्लाई डिमांड बढ़ा दी, तो ये क्या हो गया, ये आ गया हमारे पास स्कैरसिटी आ गई यहाँ पे रिसोर्सेज की, क्योंकि आपने क्या कर दिया, अल्टरनेट यूजेस उसके बढ़ा दिए। पहले दूध सिर्फ आप पीने के लिए यूज़ कर रहे थे या दही के लिए यूज़ कर रहे थे, अब आप पनीर भी बना रहे हो, अब आप मक्खन भी कर रहे हो, अब आप मावा भी बना रहे हो, मिठाइयाँ भी बनानी स्टार्ट कर दी। तो आपने क्या कर दिया, यूजेस बढ़ा दिए, कमी हो जाएगी सीधी सीधी। तो एक रिसोर्स को खरीदने के लिए आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए कि क्या अगर स्कैरसिटी है रिसोर्स की, और दूसरी चीज़ अल्टरनेट यूज़ कितने हैं उसके। क्योंकि जितने ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं उसके, उतनी ज़्यादा डिमांड होने वाली है, और जितनी ज़्यादा डिमांड है, इकोनॉमिक्स हमको पहले ही उसके लिए इन्फॉर्म कर देता है कि जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतनी ज़्यादा आपको सप्लाई करनी ही करनी पड़ेगी। जैसे कि गोल्ड मान के चलिए, गोल्ड क्या है, पहनने के लिए करते हैं लोग, डिस्टिंक्शन के लिए यूज़ करते हैं, दिखावे के लिए यूज़ करते हैं कि हाँ मेरे पास इतना गोल्ड है। बिस्किट बना के सेविंग के तौर पे बहुत कम लोग रखते हैं उसको। तो अल्टरनेट यूजेस इसके इतने ज़्यादा नहीं है, इसलिए लिमिटेड गोल्ड होते हुए भी वर्ल्ड के अंदर उसकी कभी कमी नहीं पड़ती, स्कैरसिटी नहीं होती। ऐसा नहीं होता एक महीने में कभी 1 लाख रुपए रेट चला जाए सोने का, 30 से 45-50 के बीच में रहता है। 30,000 मिनिमम हो जाएगा, 50,000 मैक्सिमम तक पहुंच जाएगा। नॉर्मल कंडीशंस की बात कर रहा हूँ, डिप्रेशन, रिसेशन इनकी बात नहीं कर रहा, ये अलग अलग मार्केट फ्लक्चुएशंस हैं। नॉर्मल कंडीशंस की बात कर रहे हैं हम। तो अब उसके अल्टरनेटिव यूजेस नहीं है गोल्ड के इतने, इसलिए स्कैरसिटी भी इतनी नहीं है। जिस गुड्स की या जिस भी कमोडिटी की यूजेस जितने ज़्यादा बढ़ने वाले हैं उतनी स्कैरसिटी होने वाली है। ये हमको इकोनॉमिक्स बताती है, ये टॉपिक इसी बारे में है पूरा का पूरा। अब ये सारी चीज़ें तो हमने समझ ली, अब हम ये कैसे चूज़ करें कि हमको चॉइस किसकी करनी है। तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन दिए गए हैं, टी एस जैन सर ने दो ऑप्शन दिए हैं हमको कि जो हमारी चॉइसेस हैं वो क्या है, स्कैरसिटी का आउटकम ही है। ये फर्स्ट लाइन के अंदर यही बताया उन्होंने कि जो चॉइस है इज़ द आउटकम ऑफ स्कैरसिटी। स्कैरसिटी कमी होगी तभी हमको बेटर चॉइस मिलने वाली है। आज हम अगर मार्केट चले जाएं, मतलब नॉर्मल डेज, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, मार्केट अगर जाते थे हम क्या करते थे, शॉप पे जाके 10 शर्ट्स निकलवानी, 10 में से हम क्या कर रहे हैं, एक को सिलेक्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रिसोर्सेज की स्कैरसिटी है, पैसे की कमी है। अगर हमारे पास लाखों रुपए पड़े हैं बैंक के अंदर, करोड़ों रुपीज़ पड़े हैं, तो वहाँ पर क्या है, 10 शर्ट निकलवाइए, मैं कह दूँगा 10 के 10 पैक कर दीजिए। क्यों, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज स्कैर्स नहीं है। अगर रिसोर्सेज स्कार्स हैं तभी हम कह रहे हैं कि इन 10 में से कोई एक चूज़ कर लो। तो वहाँ पर आती है चॉइस कि जैसे ही स्कैरसिटी बढ़ती है, कमी बढ़ती है किसी भी चीज़ की हो चाहे, तो हमारे पास क्या आ जाती है, एक बेटर चॉइस आ जाती है। हम क्या करते हैं, उन 10 में से बेटर ऑप्शन निकालने की कोशिश करते हैं कि हाँ इन 10 शर्ट्स में से क्या चीज़ या कौन सी शर्ट या कौन सा कपड़ा मेरे लिए सूटेबल रहेगा, किसमें मैं परफेक्ट दिखने वाला हूँ। तो वो क्या हो गया, चॉइस आ गई। अब चॉइस के अंदर दो चीज़ें होती है, मेन डेफिनेशन पढ़ लेते हैं चॉइस की। इसके अंदर एग्जांपल दे रखा है, हमने कोई और एग्जांपल ले लिया, सर ने कोई और एग्जांपल दे रखा है। अब बात करते हैं चॉइस की, जो प्रॉपर डेफिनेशन दे रखी है सर ने, वो है चॉइस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम अवेलेबल लिमिटेड अल्टरनेटिव्स। मतलब चॉइस क्या है, चॉइस भी एक प्रोसेस है। प्रोसेस किस चीज़ की, सिलेक्शन की। किस चीज़ के सिलेक्शन की, अवेलेबल लिमिटेड अल्टरनेटिव जितने हैं हमारे पास, जितने भी लिमिटेड अल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास, जितने भी चीज़ें हैं, उसको किस तरीके से हम अवेलेबल करवा सकते हैं, किस तरीके से हम अल्टरनेट कर सकते हैं। मतलब उस 10 जो शर्ट्स हमने हमारे आगे रखी थी, उन 10 शर्ट्स में हर एक में क्या डिफरेंस है। किसी का कलर पसंद होगा मुझे, हो सकता है किसी का डिज़ाइन पसंद हो सकता है किसी का कपड़ा पसंद आ जाए मुझे, हो सकता है किसी की बाउंड्री लाइन पसंद आ जाए मुझे, किसी का कॉलर पसंद आ जाए। तो सब में जो मुझे परफेक्ट दिख रही होगी ना, वो मेरी चॉइस में सबसे फर्स्ट रैंक के अंदर या सबसे फर्स्ट रैंक पे वो टिकी हुई होगी, वो शर्ट या वो
जो भी हमारे पास कॉमोडिटी है, जो भी हमारे पास गुड्स होंगे वो। तो चॉइस हमारे को क्या बताती है, प्रोसेस बताती है कि हमको किस तरीके से सिलेक्ट करना है। अब उस प्रोसेस के अंदर 2 पॉइंट्स हैं हमारे कि रिसोर्सेज स्कार्स होने चाहिए। चॉइस हमेशा तभी आने वाली है आपके पास कि जब आपके पास रिसोर्सेज स्कार्स हैं, रिसोर्स कम है। अगर कम है तो ही आप चॉइस करने वाले हो, नहीं तो आप चॉइस नहीं करोगे। दूसरी चीज़, रिसोर्स कैन बी एलोकेटेड टू अल्टरनेटिव यूजेस। अगर उसके अल्टरनेट यूज़ हैं तो ही आप यूज़ करने वाले हो, उसकी चॉइस करने वाले हो। जैसे कि मिल्क का एग्जांपल दिया था, सपोज मैं आज आपको 4 लीटर दूध दे दूँ, 4 लीटर मिल्क आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अब उस दूध का हम क्या करने वाले हैं, डिपेंड करता है। पहली चीज़ तो स्टार्स, 4 लीटर एक बंदे के लिए तो बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा इस 4 लीटर को आपको 8 बंदों के अंदर डिवाइड करना है। तो पहली चीज़ तो आ गई स्कैरसिटी। अब आपके पास 500 ग्राम दूध है, क्योंकि 4 लीटर हमने क्या कर दिया, नंबर ऑफ पर्सनस 8 पर्सनस के अंदर डिवाइड कर दिया। तो 8 पर्सन के अंदर हमने जब डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया, 500 ग्राम पर हेड आ गया मिल्क। अब क्या कर रहे हैं हम, उस 500 ग्राम को आपको कैसे यूज़ करना है मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया। तो ये क्या हो गया, अभी रिलेट करता है हमको इसके अंदर चॉइस का सेकंड पॉइंट कि रिसोर्स के अल्टरनेट यूजेज हैं। बहुत सारे यूजेज हैं। सपोज एक पर्सन को पीना दूध अच्छा लगता है, दूध उसने पी लिया। दूसरे पर्सन को दही खानी अच्छी लगती है, वो 500 ग्राम दूध की क्या करेगा, दही बना लेगा। तीसरे बंदे को मक्खन अच्छा लगता है, वो मक्खन बना लेगा। चौथे बंदे को मिठाई अच्छी लगती है, वो उसका मावा निकाल के बना देगा। पाँचवें बंदे को हो सकता है वो पनीर, जिम वगैरह जाता है, पनीर अच्छा लगता है, उसने पनीर खा लिया उसका। तो यहाँ पर चॉइस क्या हो गई, अलग अलग बंदे की अलग अलग है, एज पर कंडीशन या एज पर ह्यूमन बिहेवियर। और यही ह्यूमन बिहेवियर हमको कौन बताता है, इकोनॉमिक्स बताती है। तो ये दोनों पॉइंट्स हमको समझ में आ गए होंगे कि चॉइस क्या है, कब होती है, जब हमारे पास रिसोर्स कार्स हैं, कम है तभी हम चॉइस करते हैं एक चॉइस। नहीं तो हम कभी भी, ह्यूमन बिहेवियर हमारी टेंटेटिव यही कहता है, टेंटेटिव यही कहती है कि हम चॉइस नहीं करने वाले जब तक रिसोर्सेज कम नहीं पड़ेंगे। और दूसरी चीज़ यही है कि जो रिसोर्सेज हैं वो अल्टरनेट यूज़ होना चाहिए, तभी हम चॉइस कर सकते हैं। एक का अगर एक ही यूज़ है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। जैसे कि मैं रोटी बनी बनाई आपको दे दूँ तो अब क्या करोगे, खाना ही पड़ेगा। एक ही यूज़ है उसका, खा सकते हो रोटी, अब क्या कर सकते हो उसको, कुछ कर नहीं सकते रेनोवेट करके रोटी का, हम सिर्फ खा ही सकते हैं। बेशक वो चूरी बना के खा लें, बेशक सिंपल रोटी खा लें, खानी पड़ेगी हमको, क्योंकि एक ही यूज़ है उसका। बट मिल्क का क्या था, बहुत सारे यूजेस थे। जाना तो स्टमक के अंदर ही था, हमारे पेट के अंदर ही जाना था, बट उसके सोर्सेज अलग अलग थे, डिज़ाइंस अलग अलग थे। तो हमने क्या किया, चॉइस की कि हमको किस वे में उस मिल्क को लेना है हमारी बॉडी में। हमारे पास क्या थे, वेज थे, हमारे पास टेंटेटिव्स थी, हमारे पास चीज़ें थी करने के लिए, हमारे पास मेथड्स थे। वो मेथड्स कहाँ से आए, वो इकोनॉमिक्स के थ्रू हैं। और यही सारी चीज़ें हमको बताती है इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर फॉर्म हम करते हैं चॉइस को। और अब चॉइस हमको कहाँ से फ्रेम करती है, इसके 3 मेन बेसिक पॉइंट्स हैं, जिसमें 2 तो ऊपर वाले हैं जो हमने डिस्कस किए, इस बुलेट के अंदर थे हमारे पास। सबसे पहली चीज़ अब आती है थर्स के बाद जो हम पढ़ने वाले हैं, स्कैरसिटी कॉज चॉइसेस। की जो स्कैरसिटी है, कमी है, वो क्या करती है, चॉइस को जन्म देती है। चॉइस कब आएगी, जब कमी होगी रिसोर्सेज की। जैसे ही कमी होने वाली है तभी हम क्या कर देंगे, चॉइस को क्रिएट कर देंगे। दूसरी चीज़ आती है हमारी, चॉइस क्या करते हैं, इम्प्लाई करते हैं डिसीजन मेकिंग को भी। अगर चॉइस हमने कर ली है तो चॉइस हमको क्या बता रही है, हमको ये भी बता रही है कि हमारी डिसीजन मेकिंग कैसी है, सोचने की क्षमता कैसी है, हमारा ह्यूमन बिहेवियर क्या है। हर एक बंदे ने, अब किसी बंदे ने मिल्क डायरेक्टली भी इंटेक किया, किसी ने दही ली, किसी ने पनीर लिया, तो वो क्या बता रहा है, हर एक की डिसीजन मेकिंग बता रहा है कि हर बंदे को किस फॉर्म में मिल्क को लेना, इंटेक करना अच्छा लगता है। डिसीजन मेकिंग क्या है किसी बंदे की, ये भी हमको यही बताएगी, चॉइस ही बताती है हमको, स्कैरसिटी बताती है कि हम रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। और जो थर्ड पॉइंट है वो बताती है हमको डिसीजन मेकिंग क्या बताती है, relate to usage of limited resources in a manner that consumer maximizes satisfaction। वही सारी चीज़ें कि डिसीजन मेकिंग हमको क्या बताती है, हमको ये बताती है कि जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज थे उनको कंज्यूमर ने किस तरीके से मैक्सिमम सेटिस्फाई किया, प्रोड्यूसर ने प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कैसे यूज़ किया, और सोसाइटी ने सोशल वेलफेयर को बढ़ाने के लिए कैसे यूटिलाइज किया। ये सारी चीज़ें कौन बताता है हमको, हमको चॉइस ही बताती है। ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं इसी के अंदर। उसके बाद एक टॉपिक हम देख लेते हैं, ये है एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। बेसिकली इकोनॉमिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है इकोनॉमिक्स की, हमने समझ लिया इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमी क्या होती है, स्कैरसिटी क्या होती है, चॉइस क्या होती है, डिसीजन मेकिंग क्या होती है।
ये सारी चीज़ें तो हम देख ही चुके हैं, पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर के अंदर, और इसके अंदर भी हमने ये सारी चीज़ें अभी तक देख चुके हैं पिछले 20-25 मिनट की क्लास में। अब ये लास्ट टॉपिक इस क्लास का देख लेते हैं, वो है एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। इम्पोर्टेंस क्या है इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स हमको क्या बताता है। सबसे पहली चीज़ जो है वो बताता है हमको प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि चॉइस में जो प्रॉब्लम आने वाली है उसको सॉल्व करता है इकोनॉमिक्स। ये इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स हमको चॉइस के अंदर जितनी प्रॉब्लम होने वाली है उसको सॉल्व करके देगा, कि प्रॉब्लम होने वाली है, ये प्रॉब्लम होने वाली है, इसका सॉल्यूशन क्या है। जैसे कि मास की डिमांड बढ़ गई, एकदम से डिमांड बढ़ गई तो क्या इसका सॉल्यूशन है, सप्लाई बढ़ा दी जाए, या फिर हम क्या करें, लोगों को घरों के अंदर बंद कर दें, लॉकडाउन कर दें, ताकि लोग कम से कम बाहर निकले। कम से कम बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, वायरस के इन्फेक्ट में जो विक्टिम्स हैं वो कम आएंगे तो क्या होगी, मास की डिमांड कम हो जाएगी। या तो आप सप्लाई बढ़ा लो या आप डिमांड को कम कर लो, दोनों में से एक चीज़ कर सकते हैं। हमने क्या किया, दोनों चीज़ें कर रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। हम धीरे धीरे मास की सप्लाई भी बढ़ा रहे हैं, हमने लॉकडाउन भी कर रखा है ताकि धीरे धीरे डिमांड भी कम आ जाए, बट नंबर ऑफ केसेस अभी बढ़ते ही जा रहे हैं, तो इसके लिए ध्यान रखना पड़ेगा। तो इकोनॉमिक्स हमको क्या बता रही है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। चॉइस जो है उसकी प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन भी इकोनॉमिक्स से देने वाली है। ये स्ट्रैटेजी थी जिसको हमने यूज़ किया है कंट्री के अंदर, और यही सेम स्ट्रैटेजीज बहुत सारी कंट्रीज़ ने यूज़ किया इस वायरस को ख़त्म करने के लिए, इस पेंडेमिक से निकलने के लिए। दूसरी चीज़ जो हमको इकोनॉमिक्स बताती है, वो बताती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्कैरसिटी और चॉइस से ही निकल के आती है, कि हमको किस चीज़ के बारे में क्या नॉलेज होनी चाहिए, किस तरीके से हमको प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, क्या टेक्नोलॉजी हम यूज़ करने वाले हैं, ये सारा इकोनॉमिक्स से बताएगा हमको। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इनके अंदर। अब बात आती है कि इकोनॉमिक्स क्या है, एक साइंस है ह्यूमन बिहेवियर, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, कंज्यूमर के बारे में पढ़ेंगे हम आगे आगे फर्दर चैप्टर्स में, आपको पता चलेगा, क्योंकि अभी के लिए थोड़ा बहुत ये नया सब्जेक्ट है +1 के लिए। +2 वाले जो हैं वो सारे लगभग आधे इकोनॉमिक्स को जान चुके होते हैं, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें बताना आसान हो जाता है। अभी मैं एक एक वर्ड का मीनिंग इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि आपके लिए ये जो सब्जेक्ट है वो बहुत नया है। तो इसके अंदर क्या जाता है, हमारे पास ह्यूमन बिहेवियर के बारे, एक साइंस है, स्टडी बताती है हमको ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। तो बेसिकली जितने भी प्रॉब्लम आने वाली है ह्यूमन बिहेवियर को, एलोकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आने वाली है, यूजेज से रिलेटेड प्रॉब्लम आने वाली है, ये सारी इसके अंदर हमको पता चल जाएंगी। और इकोनॉमिक्स क्या करता है, 3 तरीके के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करता है। वो 3 ऑब्जेक्टिव क्या हैं, सबसे पहला है सेटिस्फेक्शन करता है कंज्यूमर की, ये एक कंज्यूमर कैसे सेटिस्फाई होगा। इसके लिए मैंने एग्जांपल दिया था कि आपके पास 10 रुपये हैं, उस 10 रुपये में आप क्या ले सकते हो, और एक आपके पास 500 रुपीज़ है, उस 500 रुपीज़ में आपके पास मास्क आएगा या नहीं आएगा, और एक 10 रुपये का मास्क आएगा या नहीं आएगा। आप दोनों में से क्या कर रहे हो, कंज्यूमर कहाँ सेटिस्फाई होने वाला है, वो 500 के मास्क में सेटिस्फाई होने वाला है। बट कंज्यूमर के पास वो 500 रुपीज़ थे या नहीं थे, मेरे जो 15 मिनट पहले का जो लेक्चर था इसी वीडियो का, उसमें आप जाके बैक थ्रू देख सकते हो अगर आपने ध्यान नहीं दिया हो उस एग्जाम्पल पे। तो दूसरी चीज़, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट कैसे कमाएगा, प्रोड्यूसर कैसे अपनी मैक्सिमम प्रॉफिट कमाएगा, उसके लिए हमने क्या किया था कि अगर एक बंदे के पास मिल्क आ रहा है या उसके पास और कोई चीज़ें आ रही हैं, उसकी प्रोडक्शन वो कैसे इंक्रीज़ कर सके, कहाँ पे उसको ये पता चलेगा कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाए। इसके लिए हमने एक हॉकर का एग्जांपल लिया था कि वो 1000 रुपये की सब्जी खरीद रहा है, वो 1400 रुपीज़ में सेल आउट कर रहा है, 400 का प्रॉफिट हो रहा है। अगले दिन वो 200 रुपये खर्च करके अगले 200 रुपये इन्वेस्टमेंट के अंदर डाल के 1200 रुपये की खरीद रहा है सब्जी, और 1700 रुपये वो क्या कर रहा है, कमा रहा है। तो यहाँ पर क्या पता चल रहा था उसको, प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा ये है इकोनॉमिक्स का। और तीसरा ऑब्जेक्टिव है कि सोशल वेलफेयर कैसे किया जाए, सोसाइटी का वेलफेयर कैसे हो, ये भी हमको इकोनॉमिक्स से नहीं पता चलता है। इसके लिए हमने एग्जांपल जो पीछे लिया था वो क्या था कि हमारी क्या थी, हेल्थ वर्कर्स या हेल्थ डिपार्टमेंट बहुत कम है, तो उसके लिए हमने क्या कर रखा है, NGOs को भी हम इकट्ठे लेके आए हैं, ताकि एक स्टेट के अंदर अगर 2 लाख वर्कर्स हैं, 2.5 लाख वर्कर्स हैं, साथ में 2-2.5 लाख NGOs के भी मिल जाए, और हम क्या करें 5 लाख की इकट्ठी गैदरिंग को प्रपोज कर सकें। हम क्या कर सकें, उनके लिए सोशल वेलफेयर, एक सोशल डिस्टेंसिंग अवेयरनेस प्रोग्राम्स चला सकें, लोगों को बाउंड कर सकें, लोगों को रख सकें, और इस वायरल डिजीज़ को इफेक्ट होने से कंट्री में कमी ला सकें, या क्या कर सकें, रोक सकें हम। तो ये सारी चीज़ें थी। अब इसके अंदर आज की वीडियो हम इस टॉपिक की यहीं पर क्लोज करते हैं। अगली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे
इकोनॉमिक्स के टाइप्स के बारे में, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये फर्स्ट टॉपिक का एनालिसिस था जो इस वीडियो में आप देख रहे थे। थैंक यू गाइस।